हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने आपके लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1 के लेक्चर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और एमबीबीएस के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। जब जब हम यूनिट को ख़त्म करते हैं तो उस यूनिट को पूरा का पूरा सिलेबस मान करके उसके रेस्पेक्ट में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं, ताकि ये आपके मेन एग्जाम के पैटर्न को मिमिक कर सके और आप एक यूनिट के क्वेश्चन को ऐसे बना करके सॉल्व करें ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जब यूनिट 1 के पूरे लेक्चर वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे और हमारे ऐप पे अपलोड किए हैं, तो बारी आती है इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर की। यहाँ पे तो आपको मैं कुछ सैंपल के मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। आप पूरे के पूरे एमसीक्यूज एचएपी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप डाउनलोड करें सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, उसके बाद स्टोर टैब में जाएं। स्टोर टैब में एक कोर्स होगा सोल्यूशन बेस्ट एवर का, इसे ज्वाइन करके आप पूरे के पूरे पार्ट्स के एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हो। 50 क्वेश्चन का एक पार्ट होगा और हमारे पास ऐसे 83 पार्ट्स हैं जो पूरा एचएपी आपको क्लियर करेगा। तो हमारे यूनिट 1 का जो टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेल्यूलर लेवल एंड स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। साथ साथ हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 1 के बेसिक टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 को देख लेते हैं। सेक्शन 1 में आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से किसी 20 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो इसलिए 30 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप और अच्छे से अटेंड कर सकें। पहला क्वेश्चन कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। अगर मैं किसी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करूं, यहां पे मेन जो हमारा की पॉइंट है वह है स्ट्रक्चर, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी या जियोलॉजी? इसमें से सबसे पहला तरीका क्या होता है, गलत आंसर को आपको हटाते जाना है ताकि आप आंसर के उतने ही ज़्यादा करीब आते जाएं। जियोलॉजी तो होगा नहीं, इसलिए आप इसको पहले हटा दीजिए। फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली ड्रग के इफेक्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। बच सकते हैं आपके पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो शायद आपको कंफ्यूज करे। तो यहाँ आपके 2 ऑप्शन हट गए, तो आपके आंसर और अधिक 50-50% चांसेस पे चले गए। लेकिन अगर आपको ये पता है कि जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि वो दिखता कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, तो उसकी स्टडी कहलाती है एनाटॉमी। जबकि दूसरे पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी का एक अगला हिस्सा है, जहां पे पूछ रहा है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन दोनों इसलिए दिए गए हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सके, और पहले पार्ट में हम इजी क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, किसके बारे में स्टडी करना है? फंक्शन का, कि कोई भी हमारा जो ऑर्गन है वो काम कैसे करता है। अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट कैसे बीट करता है, कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, इसके फंक्शन को स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगा। यहां भी वही फंडा अपनाइए, जो क्वेश्चन के ऑप्शन आपको लगते हैं कि सही बिल्कुल भी नहीं है, उनको हटाते जाइए। ऊपर वाले क्वेश्चन से एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे एनाटॉमी आपका सही आंसर होगा नहीं। फार्माकोलॉजी को भी ऊपर हमने नलीफाई किया था कि ये ड्रग के बारे में स्टडी करवाता है बॉडी के रिस्पॉन्स के साथ या ड्रग के रिस्पॉन्स के साथ, तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ द एबव शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही आंसर है, वह है फिजियोलॉजी। जब कभी भी कोई ऑर्गन कैसे काम करता है, यानी कि उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन 2 के रेस्पेक्ट में, यह है फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी विच कंसर्न विद द एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड। सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण चीजों को आपको अंडरलाइन करना है ताकि आंसर के एकदम सटीक पहुंच जाए। आंसर अटेंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर आपके पास टिप्स और ट्रिक्स हैं तो। इस क्वेश्चन की पॉइंट आत्मा कौन सी है? 2 है। ये देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, मतलब यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको फंक्शन के बारे में कोई पूछ रहा होगा तभी फिजियोलॉजी होगी ऊपर के क्वेश्चन से। दूसरा कह रहा है कंसर्न विद द एंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी के फंक्शन से हमको कोई मतलब नहीं फिलहाल। हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, इसका अभी नहीं पूछा। ये पूछ रहा है स्पेशल रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए क्या होगा, यहां पे फिजियोलॉजी तो होगी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? एंडोक्राइन सब्सटेंस के फील्ड में। ऑप्शन क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी, साइटोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी या नन ऑफ द एबव। अगर आप सीधा आंसर पे जाएं तो आंसर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है और ऑप्शन में दिया है आपको एंडोक्राइनोलॉजी, तो सही आंसर तो यही होगा। लेकिन अगर मैं आपको मैथमेटिकल टाइप से बताऊं सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप, तो पहले देखिए साइटोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी, तो ये आपका आंसर तो है नहीं।
पैथोफिजियोलॉजी मतलब जब हम पैथोलॉजिकल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो वो पैथोफिजियोलॉजी कहलाएगा। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है, इसको भी कट मार दीजिए। नन ऑफ द एबव वो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर का आंसर सही है। अगर ये भी नहीं पता था आपको तो कम से कम 2 आंसर तो गलत हैं। तो यहाँ पे आप आंसर ए और डी के बीच में भले ही कंफ्यूज होना चाहो तो हो सकते हो, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि 2 क्वेश्चन के आंसर आपने बिल्कुल अलग कर दिए हैं और आंसर के उतने ही पास पहुंच गए हो। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के चांसेस नहीं रहेंगे, बट कुछ क्वेश्चन इजी रखे गए हैं ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके। तो हमारा आंसर क्या हुआ तीसरे क्वेश्चन का? वो है ए, एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ डिजीज टिश्यू। किसकी? एनाटॉमी की। एनाटॉमी मतलब वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसके रेस्पेक्ट में? डिजीज टिश्यू के रेस्पेक्ट में। कौन कौन से ऑप्शन है? पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए शांति से। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी या नन ऑफ द एबव। अगर आप पहले के पॉइंट को ध्यान में रखें तो एम्ब्रियोलॉजी को आप सबसे पहले कट करके अलग कर दोगे, क्योंकि ये गलत आंसर है। एम्ब्रियो स्टैंड फॉर भ्रूण की स्टडी, जो फीटस डेवलप हो रहा होगा उसकी स्टडी। भैया यहाँ पे तो एनाटॉमी हम डिजीज टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी कहाँ से आ जाएगा? तो ये ऑप्शन तो पहले हटा। दूसरा, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। आपको किसी ने ये तो नहीं पूछा कि एक्सरे करना है, सोनोग्राफी करना है या कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करना है, नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी हटा। तो हमारे बी गए, हमारे सी गए, अब फिर से बच गए ए और डी। तो यहाँ पे पूछा है एनाटॉमी, यहाँ भी एनाटॉमी, और डिजीज दैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग द पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए। इस तरीके से आपको अगर आंसर नहीं भी पता है ना तो आप बहुत करीब पहुंच जाओगे आंसर से, और आपके आंसर के जितने गलत ऑप्शन हटाओगे उतने परसेंटेज बढ़ते जाएंगे सही होने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड फाउंड बिटवीन द सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। सेल के बॉडी में जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा है सेल के बॉडी, द लिक्विड फाउंड बिटवीन द सेल, नॉट इन द सेल। मतलब क्या हुआ इसका? ये एक सेल हो गया, ये एक दूसरा सेल हो गया, तो इस 2 सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है, लिक्विड पाया जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या नन ऑफ द एबव। फॉलो क्या करना है अपने को प्रिंसिपल? गलत आंसर पहले हटाइए, राइट आंसर अपने आप निकल करके आएगा। ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर। इसका मतलब है कि सेल के बाहर के जो फ्लूइड हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलर हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गया। इंट्रासेल्युलर मतलब जो सेल के अंदर हैं, तो वो हमारा ऑप्शन भी गया, क्योंकि ये बिटवीन में पूछा है। और ये दोनों जब चले गए तो हमारे पास क्या बचे भैया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये हमारा सही आंसर है। तो 2 सेल के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द पोजीशन इज यूज्ड इन ऑल एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी आर कॉल्ड। जब कभी भी हम किसी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं कि ये इस ऑर्गन के ऊपर है, ये इस ऑर्गन के बीच में है, इस ऑर्गन के पास में है, इस ऑर्गन के दूर में है, इस ऑर्गन के सुपरफिशियल है, या फिर कुछ और आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ताकि एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं सामने वाला व्यक्ति भी समझ पाए, तो उसको हम किस स्टडी के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन, डायरेक्शनल टर्म, रीजनल टर्म, नन ऑफ द एबव। ये 2 बिल्कुल गलत है। रीजनल टर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पे कुछ बोलता हूँ तो वो कोई और जगह में कुछ और बोलेंगे, वो सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हम अगर किसी फूल को यहाँ पे सदाबहार कहते हैं क्योंकि वो हमेशा खिलता है, तो कुछ जगह उसे सदा सुहागन कहेंगे, तो ये एक जैसा नाम नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा ये तो ऑप्शन गया। नन ऑफ द एबव भी फिलहाल नहीं है, और डायरेक्शनल टर्म जो ये नहीं बता रहा कि डायरेक्शन किस तरफ करना है, वो भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है एनाटॉमिकल पोजीशन। सुपीरियर, इंफेरियर, मीडियल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, ये सब चीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नियरर टू द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। मिडिल लाइन के बीच में अगर कोई चीज जा रही है, उसकी तरफ जा रही है, तो उसे आप किस नाम से जानोगे? जो ऊपर हमने एनाटॉमिकल टर्म्स बात की, जैसे अगर ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को हम बीच से डिवाइड करें, कल्पना करें कि ये बीच से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई चीज अगर इस मिडिल लाइन की ओर जा रही है तो हम उसे किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन है मीडियल,
लैटरल, डिस्टल या प्रॉक्सिमल। यहाँ पे ये चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब हमारे वीडियो को आप देखोगे। उस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल सा टिप्स दिया है और साथ में कुछ ट्रिक्स भी यूज़ किए हैं, तो आप समझ जाओगे तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेटरल मतलब होता है जो उससे दूर की ओर जा रहा हो। डिस्टल भी एक प्रकार से दूर को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉक्सिमल हम बात करते हैं पास में, जहां से वो ओरिजिन हो रहा होगा। तो ये तीन ऑप्शन लेटरल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल नहीं होंगे। राइट आंसर होगा हमारा मीडियल, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द बॉडी की ओर जा रहा है। फिर देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा है विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल सिमेट्रिकल हाफ्स। मतलब बॉडी को बिल्कुल बराबर, इक्वल, सिमेट्रिकल, बिल्कुल हाफ में डिवाइड करने वाली जो प्लेन लाइन डिवाइड हो रही होगी उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपका ट्रांसवर्स प्लेन, मीडियन प्लेन, फ्रंटल प्लेन या नॉन ऑफ द अबव। ये चूंकि बीचों बीच दो इक्वल प्लेट में डिवाइड कर रही है, इसलिए जो हमारा आंसर है वह है मीडियन प्लेन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है इसको आपको पता तो है, लेकिन उसका पोजीशन वाइज, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी वाइज आप कैसे बोलोगे। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा हमारा किडनी। अगर मैं रफ डायग्राम बना दूँ, एक बहुत सुंदर तो नहीं बन पाएगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा किडनी है। ये किडनी है, ये उसका ये मेन पार्ट लिख देते हैं किडनी, दिस इज किडनी। ये हमारा यूरेटर है और ये हमारा ब्लैडर है और ये हमारा यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन पास होगा। इसके ऊपर इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। दीज आर दी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये सही है कि ऊपर है, लेकिन हम इसको किस नाम से जानेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, सुपेरियर टू द किडनी, इंफेरियर टू द किडनी, फ्रंटल टू द किडनी या नन ऑफ द एबव। सुपेरियर मतलब होता है क्या वो किडनी के ऊपर है। डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। ये मेरा एड्रिनल ग्लैंड है, ये एक किडनी ही है मान लीजिए, ये इस किडनी के ऊपर लोकेटेड है। तो हम ऊपर की पोजीशन को दिखाना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सुपेरियर बोलते हैं। तो राइट आंसर तो हमारा ये है। फिर भी आगे के ऑप्शन को समझ तो लीजिए। इन्फीरियर मतलब होता है उसके नीचे। भैया यहाँ पे किडनी ऊपर और एड्रिनल ग्लैंड नीचे तो नहीं है ना, तो वो ऑप्शन तो गया। फ्रंटल मतलब उसके फ्रंट में है क्या, अबव साइड में है क्या, नहीं, तो वो ऑप्शन भी गया। इस तरीके से हमने समझा कि राइट आंसर होगा हमारा ए, सुपीरियर टू द किडनी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते हैं। नर्व कम्युनिकेट्स विथ ईच अदर बाय रिलीजिंग। अगर दो नर्व हैं, सपोज मान लीजिए रफ डायग्राम बना लेते हैं, ये दो नर्व हैं और ये दो नर्व आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए जो सब्सटेंस वो सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम। ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, फ्लूइड्स, नन ऑफ द एबव। भैया फ्लूइड बोलने से काम तो हमारा चलेगा नहीं, इसको सबसे पहले हटाइए। इसके बाद आपका क्या होगा, 25 चांसेस थे, हर एक ऑप्शन को देखोगे आंसर सही होने पे। अब आपने इसको हटा दिया तो आपके पास चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। नन अब आपको हटा दो तो आपके पास 50-50 चांसेस बढ़ गए कि सही आंसर तो हो ही सकता है कोई सा। हार्मोन नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन तो एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और अपना एक स्पेसिफिक टारगेट को जाकर के अपना एक्ट करते हैं। तो क्या होगा, एक देखिए, नर्व कम्युनिकेट्स और बाय रिलीजिंग। कम्युनिकेट्स करते हैं मतलब ट्रांसमिट करते हैं। कौन करता है, नर्व। तो ये जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो नर्व के थ्रू हो रहा है, इसीलिए ये है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। एंड द राइट आंसर इज ए एंड दैट इज ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर। भैया याद करना गया वो जमाना, समझ जाओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या मेन फंक्शन है, ब्लड है क्या, पहले तो ये देख लीजिए। ब्लड हमारा एक फ्लूइड या एक लिक्विड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, और ये जो ब्लड है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके जाता है, अपने साथ बहुत सारे फंक्शन को पूरा करता है। कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ये मेरा ब्लड है तो ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और ये टिश्यू है यहाँ से CO2 को लेके आएगा, तो ये ब्लड तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया भैया। प्रोटेक्शन, क्या ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरे ब्लड हैं, ब्लड में हमारे कई अलग अलग कंपोनेंट हैं। इसमें ये रहा मेरा WBC। तो WBC जब कभी भी कोई बाहर में
सब्सटेंस आते हैं, जैसे हम लोग एक बार बोलते हैं कि एंटीजन आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एंटीजन के रेस्पेक्ट में एंटीबॉडी बना करके फाइट करके हमें प्रोटेक्ट करेगा, तो ये तो सही हो गया। तीसरा है रेगुलेशन, तो ये कई अलग अलग तरीके के रेगुलेशन करने में मदद करता है। ये आपके एसिड बेस बैलेंस को भी मदद करेगा, आपके होम्योस्टेसिस को मैनेज करेगा, सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट नीड को भी मैनेज करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीनों काम कर रहा है, इसलिए तीनों काम को पूरा करने के लिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है मेटाबॉलिक रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू। सबसे पहले पहला पॉइंट हमको समझ में लेना है, वो ये है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। भैया मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म से बना है मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो क्या होता है। ऑप्शन देखिए, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव है। तो मेटाबॉलिज्म का दो मेन टाइप होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसको आप देखोगे तो राइट आंसर होगा हमारे पास सी। लेकिन मैं इसको सी डायरेक्टली नहीं बोल करके आपको थोड़ा समझाता हूं कि मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति एक बार खाने में अपना प्रोटीन लेता है, मान लेते हैं कि प्रोटीन लिया जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये आगे जाकर के छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, जिसे हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड हो गया। तो बड़ा पार्टिकल हो गया प्रोटीन, छोटा पार्टिकल हो गया अमाइनो एसिड, ये टूट रहा है, तो इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म भूल जाइए, कैटाबॉलिज्म। काटा देखिए, काटा नहीं समझ में आया, सी को के कर दीजिए, काटा। काटा मतलब काट दिया। तो अगर आप इस बड़े मॉलिक्यूल को काट दोगे ऐसे ऐसे, तो ये छोटा मॉलिक्यूल में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ये जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल में टूटता है, इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब ये प्रोटीन फिर से टूट करके जो अमाइनो एसिड में टूटा है वापस से एक बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन में बदलते हैं, तो हम इसको कैसे समझें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, आकर के जुड़ जाओ, तो ये आने लगे, इसीलिए को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। टिप्स है ये, कोई ऐसा रूल नहीं है, याद रखने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो गया एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी, और ये दोनों किस में है, सी में है। तो राइट आंसर हमारा हो गया सी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, स्किन का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है। ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका है आंसर एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस आता है, फिर हाइपोडर्मिस, और मायोसाइट्स तो कुछ अलग ही बात कर रहा है, वो तो कार्डियक सेल के रिस्पेक्ट में चला गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का क्या फंक्शन है। स्किन के कई अलग अलग फंक्शन है, स्किन में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी है, जो कि हमको बाहरी फिजिकल केमिकल स्टिमुली से बचा के भी रखती है, यानी कि प्रोटेक्शन देती है माइक्रोइज्म से भी। चलिए ये तो देखिए ठीक ही लिया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल वो भी है, और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन मतलब जो सूखा हो जाता है स्किन को उससे बचाता है। ये तीनों तो सही हैं, मुझे लगता है कि ये तीनों सही हैं। तो तीनों सही हो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, वह है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज, दो चीजें हैं। पहला तो है होम्योस्टेसिस, मतलब जो जैसा है उसको वैसा बना के रखना, न ज़्यादा न कम। फीडबैक मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति ने दूसरे को कुछ बातें बताई जिसको सुनने वाले कई सारे लोग हैं। अब ये जो बताया है वो कैसा बताया है, इसका जो कोई फीडबैक लेगा कोई दूसरा व्यक्ति, जो ये जान सके कि हाँ इसने कैसा पढ़ाया है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। और फीडबैक दो तरीके के जनरली होते हैं, हाँ सर इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, नहीं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। यही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव भी हो सकता है फीडबैक, जो ये कहे, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब है कि उसको बढ़ा करके कार्य करवाना, नेगेटिव मतलब होता है उसको कम करवाना। ब्लड प्रेशर रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा होगा तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उसको घटा देंगे। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दोनों ही आंसर सही हैं। और दोनों आंसर सही हो ऐसा ऑप्शन कौन बता रहा है, वह ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, हालांकि पहला यूनिट आपको मैं बना रहा हूं वो ऐसे ही बनाऊंगा जानबूझ करके कि इससे आप मोटिवेट हो सकें। भाई टफ क्वेश्चन तो आएंगे आगे आने वाले यूनिट में, और एक्चुअल में इवोल्यूशन अगर आप अपना करना चाहते हैं तो हमारे पूरे 83 पार्ट्स, ईच पार्ट कंटेन 50 क्वेश्चन, उसको आप ट्राई करके देखिए। असली इवोल्यूशन तो बेटा वहीं होगा। उसके लिए डाउनलोड करिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, और स्टोर टैब में जाकर के सॉल्यूशन बेस्ट एवर के कोर्स को ज्वाइन करिए और मजे लीजिए अपने एग्जाम की इंतजार का।
फिर देखते हैं बॉडी, हाँ इसका आंसर बताना था, बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनिट बोले तो सीधा सीधा आंख बंद करके सेल पे टिक करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? सेल। तो अगर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल आपस में आने लगे और आकर के ग्रुप बना ले तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या नन ऑफ द एबव। सेल के बाद तो बेटा बनता है टिश्यू, तो राइट आंसर होगा हमारा टिश्यू। फिर आगे जा करके ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, तो नन ऑफ द एबव का तो कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया आपको राइट आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन और आगे आपको मैं दिया हूं क्योंकि वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है जिसे मैंने गलती करी। अगर यही क्वेश्चन मेरा सही हो जाता जो आगे बताऊंगा तो आज मैं इस प्रोफेशन पे शायद नहीं होता, मैं किसी और जगह एक अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब पे होता। एक सिली क्वेश्चन की मिस्टेक ने चेंजेस कर दिया सिनेरियो। ये क्वेश्चन है, अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं है, आगे आएगा। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, किसका? ये याद रखिएगा, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या इम्यूनोलॉजी। भैया यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप डिजीज के बारे में पढ़ नहीं रहे हो, आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ नहीं रहे हो, तो आपका इम्यूनोलॉजी भी नहीं होगा। बचा हमारे पास आपका साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो हम किसके बारे में पूछ रहे हैं सवाल? सेल के बारे में। तो सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। टिप्स याद रखना है, सी फॉर सेल एंड सी फॉर साइटोलॉजी, तो दोनों साथ में होंगे, वही ऑप्शन आपका सही होगा। राइट आंसर इज साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, थिकनेस ऑफ, मेरा क्वेश्चन जो था वो आपको बता दूं पहले, आगे आएगा कि नहीं आएगा मैं भूल जाऊंगा, उससे अच्छा पहले बता दूं। ये क्वेश्चन मैंने गलती करी थी, वो ये था कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू का पूछा था मेरे क्वेश्चन में, टिश्यू का, और मुझे लगा कि सेल का पूछा तो मैंने साइटोलॉजी मार दी। टिश्यू का होता तो हिस्टोलॉजी होता, ये याद रखिएगा। आप मत गलती करें जो मैंने किया था, वैसे आप नहीं करोगे, आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक काम नहीं करेगा। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको याद करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज अ वैल्यू। द राइट आंसर इज 7 to 10 nm। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस along the concentration gradient from the region of higher concentration to the lower concentration without using any energy। ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन मत पढ़िए, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए बस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन, ये याद करिए, अंडरलाइन मारिए, अलोंग द कंसंट्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किस कंडीशन में? विथ यूजिंग और विदाउट यूजिंग एनर्जी? विदाउट यूजिंग एनर्जी। तो बस यही 3 पॉइंट आपके आंसर को एकदम सटीक तरीके से ले आएंगे। पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। गलत क्या है? एंडोसाइटोसिस एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक्टिव बोल दिया है ना, एक्टिव मतलब जब कोई काम करने के लिए आप पूरे दिलो जान से फुल ऑन एनर्जी लगाओगे तब एक्टिव में होगे ना बेटा। तो यहाँ पे तो कह रहा है विदाउट यूजिंग एनर्जी, नहीं करना मुझे कोई काम, पड़े रहने दो कहीं भी जाए जहाँ है वहाँ आप, तो आप एक्टिव हो ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑस्मोसिस तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में और ये विथ और विदाउट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डेफिनेटली पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पैसिव है विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। ये तो हो गए वो 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन मैंने हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही देने की कोशिश करी है। तो 20 क्वेश्चन ना देकर के मैंने आपके लिए एडिशनल कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं, इन पे भी देख लेते हैं एक बार नजर। समय लगता है लगने दो, जितना मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूं उतना तो नहीं लगेगा एनर्जी आपके में, सिर्फ सुनना है आपको बैठे बैठे, शायद आकाश क्वेश्चन काम आ जाए। आगे देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछता है व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड द कॉज। जब आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब होता है कम और टॉनिक रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, टॉनिसिटी। तो क्या होगा जब मैं आरबीसी को, ये रहा मेरा एक बीकर और इसमें कोई सॉल्यूशन रखा है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो है हाइपो, नॉट हाइपर, याद रखिएगा हाइपो है, इसमें मैं आरबीसी को रखता हूं तो क्या होगा? हाइपो होने के कारण से बाहर का जो वाटर है वो आरबीसी के अंदर मूव करेगा और इसी कारण से हमारा आरबीसी स्वेल होना शुरू हो जाएगा। हाइपो है इसीलिए अंदर मूव करने लगेंगे वाटर, और जब वाटर मूव करेगा तो देखा आपने क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है। द राइट आंसर इज स्वेलिंग ऑफ आरबीसी। आगे देखिए, द मैक्रोमोलिक्यूल दैट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय। इस क्वेश्चन में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वह है मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो नॉट माइक्रो।
तो जब मैक्रोमोलिक्यूल है ऑब्वियसली, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं पाएगा। तब कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा? तो वो होगा क्या पिनोसाइटोसिस से, क्या होगा वो फैगोसाइटोसिस से, क्या वहां पे दोनों शामिल होंगे या फिर कोई इनमें से नहीं होगा। ऊपर का क्वेश्चन देखिए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको समझाया अभी जस्ट एक लाइन में कि एंडोसाइटोसिस एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और वो यहाँ पे यूज होगा जब हमारे मैक्रोमोलिक्यूल होंगे तो उसमें पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस भी होगा। पिनो होता है आपके लिक्विड के लिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और फैगो होता है आपके सॉलिड के लिए। भाई पीना पिनो, खाना फैगी, तो ये आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज अ सेल ड्रिंकिंग। मस्त क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा है। सेल ड्रिंकिंग, जब सेल किसी लिक्विड को अपने अंदर इंगल्फ कर रहा हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पीनो, फैगो, ऑस्मोसिस या फिर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। भैया पीना है, ड्रिंक मतलब पीना, और हम किसको पीते हैं? लिक्विड को। तो पीना लिक्विड, ड्रिंकिंग पीना, तो राइट आंसर है पिनोसाइटोसिस। ये आपको सीधा सीधा सवाल का जवाब है। आगे बढ़िए, 24वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये तो संज्ञा है। सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की ग्रंथि या थैली, किसे कहते हैं? राइबोसोम? नहीं भैया, ये तो प्रोटीन बनाने में कहीं ना कहीं मदद करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं, ये तो हमारी एनर्जी बना रहा है एटीपी के फॉर्म में। साइटोप्लाज्म? वो तो अंदर पाया जाने वाला लिक्विड चिपचिपा पदार्थ है। तो बचा क्या? लाइसोसोम, लाइसोलाइसिन करने वाला। तो राइट आंसर इज सी। 25वें नंबर पे आ जाते हैं सीधे, द सेल विच डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, फार्मासिस्ट में कई बार पूछा है। एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं? नहीं होते हैं। अंडरलाइन करिए नॉट पे। ऑप्शन WBC इस पे तो होता है, नर्व सेल इस पे भी होता है, मैच्योर RBC या मसल सेल में भी होता है। अब यहाँ पे मजेदार ट्रिकी पॉइंट क्या है, अगर वो RBC लिखा होता तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन को बोल सकते थे कि क्लियर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये RBC नहीं लिखा, ये मैच्योर RBC लिखा है। तो मैच्योर RBC और इमेच्योर RBC में क्या डिफरेंस है भाई? अगर हम बात करते इमेच्योर का तो उसमें डेफिनेटली न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब RBC मैच्योर हो जाता है तो पूरा हीरो यहाँ पे मैच्योर वर्ड है, तो अगर मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए आपका राइट आंसर है सी, मैच्योर RBC। ये मसल सेल पे नहीं, इसको टिक मार हटा दीजिए यहाँ से, कंफ्यूजन ना रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच सिग्नलिंग इज सेल्फ टारगेटिंग। इनमें से कौन सा सिग्नलिंग ऐसा है जो खुद को टारगेट करता है? तो ऐसे देख लीजिए, ये यहां से सिग्नल आएगा, अपने को ही टारगेट करेगा। सेल्फ टारगेटिंग, खुद को टारगेट कर रहा है। कौन सा है? ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, एक्सोक्राइन। गलत क्या है? एक्सोक्राइन, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। पैराक्राइन मतलब ये आपके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल में बन करके पार्ट ऑफ सेल में काम करेंगे। ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन तो ग्लैंड है, और ऑटोक्राइन जहाँ पे सेल्फ है, सेल्फ का मतलब ऑटो है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑटोक्राइन। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन आर कॉल्ड। ग्रुप है मतलब ज्यादा है, एक से अधिक है, सिमिलर सेल है और ये टुगेदर मिलकर के परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? ग्रुप ऑफ सेल इज सिंपली नोन एज अ टिश्यू। घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, बस इन्हीं दो चीजों पे याद रखिएगा, सिमिलर सेल का ग्रुप, बस। आगे देखते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। ये क्वेश्चन की मैंने बात करी थी ऊपर, आपको याद होगा। तो एक ऐसा साइंस जो किसकी स्टडी करता है? टिश्यू का। भैया क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, बस टिश्यू की जगह सेल हो गया तो आंसर पलट जाएगा, याद रखिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, मैं तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाता हूँ, कुछ पुरानी गलती याद हो जाती है भाई। तो ये आंसर क्या है? साइटोलॉजी। ना, ये गलती नहीं करिए, ये साइटोलॉजी है ही नहीं। पैथोफिजियोलॉजी? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। हिस्टोलॉजी? हाँ, हिस्टोलॉजी है हमारा आंसर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मेरी तरह गलती करेंगे साइटोलॉजी पे। भैया नहीं करना ये गलती, हिस्टोलॉजी पे जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बॉडी टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू। बॉडी की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोल देना चाहिए था टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कितना टाइप है ये तो याद रखना चाहिए आपको। एपिथेलियल टिश्यू है टाइप, कनेक्टिव टिश्यू है टाइप, मसल टिश्यू है टाइप, नर्व टिश्यू भी एक टाइप है, बट ऑप्शन में तो वो है नहीं। ऑप्शन में है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों सही है। राइट आंसर इसको मारिए, ये हटा दीजिए इनको हो गया खत्म। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, बोनस क्वेश्चन आपका। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल, एपिथेलियल कैन बी डिवाइडेड इनटू। सेल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली एपिथेलियल टिश्यू को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो? सिंपल एपिथेलियम हाँ है,
स्ट्रेटिफाइड है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हाँ है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बड़ा मजेदार टिश्यू है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, तब तीनों ही हैं तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसके साथ हमारा पहला सेक्शन एमसीक्यूज का खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, बट और आपके अंदर जिज्ञासा जाग रही है तो डाउनलोड करिए सोशल फार्मेसी का मोबाइल ऐप, अटेंड करिए सोशल फार्मेसी के बेस्ट वर्क कोर्स को ज्वाइन करके पूरे के पूरे एमसीक्यूज हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हो। इसीलिए प्राइस हमने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, सब कुछ है इसके अंदर, इजीली अफोर्ड कर सकते हो। भैया कमाना होता तो कमा सकते थे, हमें कमाना नहीं है, इतना जरूर ले लेना है कि इससे हमारा जेब ना कटे, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे कि द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करना है, लेकिन हम यहाँ पे दिए हैं 3। यहाँ पे मैं आंसर नहीं दूंगा आपको, यहाँ पे आंसर कैसे मिलेगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। ऑप्शंस नहीं है, सीधे क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए आपको डिस्क्राइब बहुत उसी तरीके से करने हैं। डिफाइन सेल, सेल को डिफाइन करिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को डिटेल से एक्सप्लेन करिए, कौन से पार्ट हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। साथ में ये भी बताइए कि होमोस्टेसिस क्या होता है, होमोस्टेसिस बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन जनरल प्रोसेस ऑफ सेल कम्युनिकेशन। एक सेल दूसरे सेल को कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे मैसेज पहुंचाता है, वो समझाइए। पैराक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, ये भी बताइए। उसके बाद अगला है डिफाइन टिश्यू, और ये बताइए कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं, वो भी डिटेल पे। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कोई भी आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का होगा, लेकिन हमेशा हम आपको कहेंगे 7 क्यों जाना, 10 से ऊपर जाओ ना, तब तो प्रैक्टिस होगी। ये क्वेश्चंस इससे बाहर के कहाँ से आएंगे, हमने सारे क्वेश्चन दे डाले हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, राइट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये तो वीडियो में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। राइट नोट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद डायग्राम, ये पूरा मिल जाएगा एनिमेशन के साथ। व्हाट इज सेल सिग्नलिंग प्रोसेस, ये भी आपको मिल जाएगा एग्जांपल के साथ। एक्सप्लेन एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स टाइप, ये आपको पूरा मिल जाएगा। ये सब आपको समझ में आ ही जाएंगे, वीडियो लेक्चर देखे हुए होंगे तो। एक्सप्लेन कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप, ये भी अपलोडेड, सारे तो हमने अपलोड कर रखे हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काम आएगा आगे आपको। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट द बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग। इसको जिस तरीके से मैंने समझाया है आपको, शायद वो कहीं और आपको मिले। वहाँ पे मैंने टिप्स दिए हैं कैसे याद करना है, तो आपको वहाँ पे नाम लिखने हैं, आपका पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, डीप, सुपरफिशियल, सबको आपको लिखने हैं, सबको मतलब समझाना है। एक्सप्लेन सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आएंगे, अभी मैंने दिए नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है किसके किसके बीच, माइटोसिस और मियोसिस के बीच, ये भी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए कि आएंगे आपके एग्जाम में। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमने हमारे फर्स्ट यूनिट के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 फॉर्मेट में आपको मिलेगा। एक तो वीडियो के फॉर्म में आप देख ही रहे हैं, दूसरा पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हो, और तीसरा इन्हीं क्वेश्चन को ऑनलाइन तरीके से आप अटेंड करके टाइम देख सकते हो कितना टाइम आपको लगा। ये तीनों फॉर्मेट में एक साथ मिलेंगे आपको हमारे ऐप के अंदर। तो आज ही अभी डाउनलोड करिए सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपके ऐप के नीचे स्टोर टैब लिखा हुआ होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कोर्स होंगे, जो जो अच्छा लगता है वो ले लें। वहाँ पे आपको अगर आपके काम का है एनाटॉमी के क्वेश्चंस तो आप ज्वाइन करिए सॉल्यूशंस बेस्ट एवर का कोर्स, उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे। और वीडियोस अगर अलग से देखना चाहते हैं तो अलग से एनाटॉमी का एक वीडियो लेक्चर कोर्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि वो सारे वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।